स्टूडेंट्स, आप कल चैप्टर कर रहे थे आपका 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट। ठीक है, स्थानीय शासन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे 73 अमेंडमेंट को। आइए अब हम 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों की जांच करेंगे। त्रिस्तरीय बनावट देख लेते हैं। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वह त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय है, 3 टायर सिस्टम है। सबसे नीचे वाले यानी पहले पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक या एक से ज़्यादा गांव हो सकते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का जो पायदान होता है उसे खंड या ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पर मैं 3 टायर सिस्टम बनाती हूँ, ठीक है, ये मैंने एक ट्रेंगुलर शेप ली है। यहाँ पर मैंने यहाँ जो सबसे नीचे वाला पायदान है वहाँ पर मैंने बात की है ग्राम पंचायत की। ठीक है, इसे 3 टायर सिस्टम इसलिए बोला गया है कि इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द ग्राम पंचायत। ठीक है, सेकंड यहाँ पर यदि हम बात करें तो सेकंड यहाँ पर क्या है, ब्लॉक है। ठीक है, जिसे आप खंड भी बोल सकते हैं, तालुका भी बोल सकते हैं। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे, वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए जो एरिया छोटे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया, जिनका एरिया काफ़ी स्मॉल है वहाँ पर तालुका की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। या मध्यवर्ती जो हम स्तर की बात करें, देखिए नीचे वाला सबसे जो पायदान है वो ये है और बीच वाला ये है। ठीक है, मध्यवर्ती ये है, तो वहाँ पर मध्यवर्ती की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ऊपरले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान होता है। इसके दायरे में जिले पर पूरा ग्रामीण इलाका आता है। सबसे ऊपर वाले पायदान की यदि बात करूँ तो वो होती है जिला पंचायत। ठीक है, जो जिला स्तर पर होती है उसे जिला पंचायत कहा गया है। तो 3rd टायर पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेटा किसका डिस्कशन किया गया है, जिला पंचायत का डिस्कशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आ गई जिला पंचायत। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 टायर आपको बनाकर दिखा दिए हैं। तीनों टायर्स के नीचे मध्यवर्ती और सबसे ऊपर वाले पायदान का मैंने आपको डिस्कशन कर दिया है। फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पर संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। 73वें संशोधन में यह चीज़ का डिस्कशन किया गया है कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। देखिए यहाँ की हम बात करते हैं तो जो हमारा पंचायती हलका है उसमें मतदाता के रूप में जो हर वयस्क के टाइम पे, आज के टाइम पे कौन माना जाता है, वयस्क जिसने अपनी 18 ईयर्स की एज कंप्लीट कर ली है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेशों के कानूनों से होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे चुनाव की। पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों के चुनाव सीधी जनता ही करती है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। 3 स्तर मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं। फर्स्ट वन इज़ द ग्राम पंचायत, सेकंड वन जिसे आप ब्लॉक बोल सकते हैं, खंड बोल सकते हैं या तालुका बोल सकते हैं या मध्यवर्ती जो भी आपको दिया गया है, और थर्ड वन इज़ द जिला पंचायत जिसे आप बोल सकते हैं जो जिला स्तर पर सबसे ऊपरी पायदान की होती है। इनका जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। देखिए यदि पंचायत जो वहाँ पे प्रदेश की सरकार है उसे पंचायत को यदि भंग कर देती है तो 6 मंथ के विदिन 6 मंथ दोबारा से चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते हैं। पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अब बात करते हैं आरक्षण। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3 सीटों का मतलब यहाँ पर क्या है, जो 33% जो रिजर्वेशन है कुल सीट्स में से वो फीमेल को दिया गया है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के अनुपात में की गई है। ठीक है, यदि इनकी संख्या ज़्यादा है तो इनको सीटें ज़्यादा मिलेंगी, यदि इनकी संख्या कम है तो इनको सीटें कम मिलेंगी। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यहाँ यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों के सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। देखिए आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों के सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष
पद, अध्यक्ष पद आप इसे जिसे कह सकते हैं चेयरपर्सन। चेयरपर्सन के कौन होता है? जो जिला समिति है, ठीक है, जो जिला पंचायत है उसका जो अध्यक्ष होता है उसे चेयरपर्सन कहा गया है। वहाँ तक भी आरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया है। जो सामान्य श्रेणी की जो महिलाएं हैं उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए, सामान्य जो श्रेणी है वहाँ पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। उसके अलावा अनुसूचित जाति और जो जनजाति हैं उनको भी, उनकी जो महिलाएं हैं उनको भी 1/3 आरक्षण रिजर्वेशन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि कोई सीट उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के साथ साथ आरक्षित की जा सकती हैं। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती हैं। विषयों का स्थानांतरण देख लेते हैं। ऐसे 29 विषय हैं जो पहले राज्य सूची में थे, अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। देखिए, पहले वे 29 विषय ऐसे हैं जो राज्य सूची में थे, ठीक है। ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द स्टेट लिस्ट राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची से 29 विषय ऐसे थे जिनको स्थानांतरित कर दिया गया है और 11वीं अनुसूची में उन्हें दर्ज कर लिया गया है। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास तथा कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्ताक्षर प्रदेश के कानून पर निर्भर करता है। हर प्रदेश ये फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितनों को स्थानीय निकायों के हवाले करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 243 जो किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, क्या एक्सप्लेन किया गया है? पंचायतों की जो शक्ति है, प्राधिकार है, उत्तरदायित्व है, किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में तथा पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करती है। क्लियर हो गया आपको? फिर उसके बाद देखिए, भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के जो अनेक प्रदेश हैं वहाँ पर आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन से दूर रखा गया है। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया। 1996 में यदि हम बात करें तो फिर से एक अधिनियम बना था और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया था। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल, जल, झोड़ जैसे साझा संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। जो इस तरीके के एरिया हैं वहाँ पर जो उनकी ग्राम सभाएं हैं उनको ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना तथा आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बैठती है। अब उसके बाद देखेंगे राज्य चुनाव आयुक्त। प्रदेशों के लिए जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। देखिए, जो राज्यों के लिए एक चुनाव आयुक्त का गठन किया जाएगा उसकी जो जिम्मेवारी है वह मुख्य रूप से उसकी जिम्मेवारी क्या होगी कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका चुनाव कराना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यह काम प्रदेश का प्रशासन करता है जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त होता है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसके कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है। राज्य वित्त आयोग देख लेते हैं। प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा और यह आयोग एक तरफ प्रदेश तथा स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनरावलोकन करता है। इस पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। अब उसके बाद 74वां संशोधन देख लेते हैं। अभी तक आपने 73 अमेंडमेंट देखी है, अब हम यहाँ पर देखेंगे 74 अमेंडमेंट।
जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। शहरी इलाका किसे कहा जाता है? देखिए 73 जो अमेंडमेंट थी वह विलेज के लिए थी, गांव के लिए थी, और जो 74 अमेंडमेंट है वह किसके लिए है? शहरों के लिए है, नगर पालिका के लिए है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गाँव और नगर के बीच होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं है। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। देखिए भारत की जनगणना में शहरी इलाके को जब भी परिभाषित किया जाएगा तो कम से कम वहाँ की जो जनसंख्या है वह 5,000 होनी चाहिए। दूसरी बात, इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% जो है वह खेतीबाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे के होने चाहिए। शहर किसे डिक्लेयर किया जाएगा? जिसके 75% पॉपुलेशन से ज़्यादा क्या है? पुरुष हैं। और उसके बाद जो है जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का हो। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर कितना होना चाहिए? 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति होने चाहिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाके में निवास करती है। ओनली 31% जो पर्सनस हैं वो कहाँ? सिटी में लाइक करते हैं। अनेक रूपों में 74वें संविधान संशोधन में 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो 73वें संशोधन में भी मौजूद हैं और जो 74 में भी मौजूद हैं, लेकिन जो 74 है वह सिटी के लिए है और जो 73 है वह विलेजेस के लिए है। 73 के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्ताक्षर, प्रादेशिक चुनाव आयोग, प्रदेशी वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल हैं और नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ दें। ये कार्य संविधान की 12वीं सूची में सम्मिलित हैं। देखिए जो मैंने बात की थी पीछे 11वीं अनुसूची की बात की थी और यहाँ पर अब मैं बात कर रही हूँ 12वीं अनुसूची की। अब देखिए 73वें और 74वें